नमस्कार दोस्तों। मैं संगीता पाठक हूँ। मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूँ और इंदौर शहर में निवास करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आई हूँ, जो कि अभी अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा नया शुरू हुआ है और सभी एनजीओज के लिए अभी ऑडिट करवाने का समय चल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सवाल ये है कि किसी भी एनजीओ को ऑडिट क्यों करवाना चाहिए, क्या आवश्यकता है। हमारा कुछ खर्चा नहीं हुआ है या हमने तो कुछ किया नहीं है। ये उन एनजीओ के लिए सवाल है जिनका कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा लेकिन एनजीओ रजिस्टर हो गया है। मैं दोनों पक्षों पे बात करूंगी। मैं उन लोगों के लिए बात भी करूंगी जिनका कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है और उनको ऑडिट क्यों करवाना चाहिए, और अगर किसी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनको ऑडिट करवाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैं आखिरी में आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जो आपके एनजीओ को ब्लॉक होने से बचा सकती है, ब्लैकलिस्ट होने से बचा सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एनजीओ के लिए ऑडिट इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट वे होती है। आप जब भी अपना फाइनेंशियल ऑडिट करवाते हैं अपने एनजीओ का, तो उसमें सारे आय व्यय का ब्यौरा होता है। कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, किस मद में पैसा खर्च हुआ है और किन किन कार्यों के लिए आपने पैसा खर्च किया है। ये ट्रांसपेरेंसी जो होती है, ये जो पारदर्शिता होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी एनजीओ के लिए, यदि उसे नए प्रोजेक्ट्स प्राप्त करना है तो, और अगर कोई गवर्नमेंट की ग्रांट्स चाहिए हो तो बहुत आवश्यक है। दूसरा, एक छोटी सी बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि ऐसे एनजीओ, पहले मैं एक छोटी सी बात खत्म कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा प्रकरण है, मैटर है, कि अगर कोई एनजीओ का खर्चा नहीं हुआ तो उसको लिए एनजीओ ऑडिट करवाना क्यों जरूरी है। देखिए, दो चीजें हैं, चाहे आपका कोई खर्चा हुआ या नहीं हुआ हो, आपको ऑडिट करना जरूरी है क्योंकि ये एनजीओ के लिए एक लीगल कंप्लायंसेस होती है, जो धारा 28 के तहत आपको अपनी आय व्यय का ब्यौरा रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी के ऑफिस में सबमिट करना होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रतिवर्ष ये किया ही जाना चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो ये लीगल कंप्लायंसेस आप फुलफिल नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपको आगे जाके बड़ी बड़ी पेनाल्टी भरना पड़ेगी। फिर ये पैसा डबल होता जाएगा। जो आज 1,000 का धारा 28 के लिए चालान लग रहा है वो जस्ट डबल होकर 2,000 का हो जाएगा। ये पहले साल का ये हो जाएगा, फिर आपने पता चला 8 साल का नहीं किया तो ये सीधे सीधे सिर्फ धारा 28 का 16,000 का चालान हो जाएगा। साथ में आपने 27 जमा नहीं करी तो ये 32,000 का चालान हो जाएगा, विच इज ह्यूज अमाउंट। और इसमें करेक्शन चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज 1,000 का चालान है तो कल भी 1,000 का ही चालान लगेगा, ज्यादा भी हो सकता है। तो अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए हमें ऑडिट करवाने की आवश्यकता है। चलिए, आज आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन कल जब आप कोई प्रोजेक्ट लेने जाएंगे तब वो आपसे पूछेंगे कि पिछले 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट लाए, तब आप क्या करोगे। तब आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं अचानक से करवाऊंगा, मुझे जल्दी करवाना है। फिर आप किसी सीए के पास दौड़ के जाओगे और फिर वो मुंह मांगी कीमत आपसे लेंगे, तब आपको करना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। और दूसरा फिर ये भी रहेगा कि पेनाल्टीज भी तो लगेंगी। तो अनावश्यक खर्चा करने का कोई सेंस नहीं है। आप अगर प्रोजेक्ट नहीं भी हैं तब भी आप ऑडिट जरूर करवाएं क्योंकि आपके लीगल एक्सपेंसेस तो हुए होंगे ना। कोई एक्टिविटी की होगी तो खर्चा लगा होगा, कहीं आना जाना किया होगा एनजीओ के काम से या गतिविधियों के लिए तो पैसा लगा होगा। आपने धारा 27-28 के चालान भरे हैं तो कुछ लीगल कंप्लायंसेस होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल खर्चा नहीं किया, खर्चे तो होते हैं। जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने खर्चे किए हैं। तो आप उन जेन्युइन खर्चों को आप लिखवाइए उसमें और ऑडिट करवाइए। ये उन लोगों के लिए जिनके कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, आपको अपने लिए एक अकाउंटेंट निर्धारित करना चाहिए। चाहे वो हफ्ते में 2 दिन आपके 2 घंटे आके आपके लिए काम करे, लेकिन वो करे। आपके द्वारा जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं वो प्रॉपर एक्सेल शीट में या टेली में उनकी एंट्री करें, और सारे जितने भी बिल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज वगैरह दी हुई है, उसको प्रॉपर अरेंज करके रखें। ऐसा ना हो कि बाद में आप जब ऑडिट करवाने जाएं आपके बिल मिस हो जाएं, आपका खर्चा प्रॉपर अरेंज ना हो और जो आपको डालना चाहिए एक्सपेंसेस वो आपके एक्सपेंसेस नहीं डल पाए। क्योंकि जब आप किसी से प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस भी शो करना होते हैं, और आप नहीं शो कर पाएंगे तो फिर वो बोलेंगे कि हमने इतनी ग्रांट्स दी थी, आपने उन खर्चों का क्या हुआ, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर क्या किया। तो ये होना बहुत जरूरी है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अपने लिए एक अकाउंटेंट निर्धारित कीजिए। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हफ्ते में वो आपके पास आए और आपके सारे जितने भी आय व्यय का ब्यौरा है उसको वो प्रॉपर टैली में एंट्री करें, और प्रॉपर जो है वो
बिल्स की एक फाइल बना के उसमें अरेंज करके रखें। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए आपके पास रजिस्टर जो रसीद बुक होती है वो होना चाहिए। अगर आपका कोई डोनेशन आया है तो उसकी प्रॉपर रसीद कटनी चाहिए। यदि आपकी जो वार्षिक फीस आती है आपके बोर्ड मेंबर्स की, उसकी रसीद प्रॉपर कटनी चाहिए। आपके पास आपके बैंक के स्टेटमेंट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए, लेजर्स आपके क्लियर होने चाहिए। मतलब हर खर्चा आपका जो है वो बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। अकाउंटेंट के साथ साथ आपको आपका एक ऑडिटर भी आपके पास होना चाहिए, जो आपका फिक्स हो, जिसको आपके खर्चों के बारे में जानकारी हो, जिसके आपके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। हर साल आपको नया ऑडिटर बदलने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको समझाओ फिर नए को समझाओ। तो आपका एक ऑडिटर निर्धारित होना चाहिए कि आप प्रतिवर्ष जो है वो 31 मार्च के बाद आपके सारे इनकम स्टेटमेंट्स आप उनको प्रोवाइड कर दें। आपके अकाउंटेंट को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, वो वहां पर जाकर और सारी चीजें टली करवा कर और प्रॉपर सही समय पर जो है वो आपका ऑडिट करवाएं। ठीक है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑडिट करवाते हैं उससे पहले आपको कोई ग्रांट्स आई है, कोई डोनर्स ने पैसा दिया है, तो आप उसको प्रॉपर मिलान करें कि वो आपकी इनकम में प्रॉपर एडेड है कि नहीं है। प्रॉपर उसकी एंट्री की गई। आप अकाउंटेंट के भरोसे ना रहें, आप स्वयं चेक करें। और उसके अगेंस्ट में जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है उसका लेखा जोखा आप स्वयं चेक करें। क्योंकि जब हम खुद चेक करते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमको क्लैरिटी आती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका डिस्कशन सिर्फ हमें पता होता है कि हमारे ग्रांटी या हमारे डोनर से हमारा क्या डिस्कशन हुआ है, तो वो चीजें वहां पर एडेड है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और आपके रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर दिखाना चाहिए कि जो फंड आपका आया है वो अकॉर्डिंगली पूरा, जैसे कि क्वार्टरली होता है, 6 मंथली होता है, जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है, ऑडिट्स होते हैं, क्योंकि जो ग्रांट देता है वो भी ऑडिट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं। अगर नहीं है तो जब वो लोग ऑडिट में आएंगे तब वो लोग क्वेरीज निकालेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड ना हो और आगे आपकी ग्रांट कैंसिल भी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको इसमें अकाउंटेंट या सीए के भरोसे नहीं होना चाहिए कि सारी चीजें उठा के ले जा दी और हाँ भाई तुम कर दो और हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए। यदि आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना ही चाहिए। दूसरा, संस्थाओं के पास 12A होता है, एटीजी होता है, एफसीआरए होता है। इनकी भी फाइलिंग होती है। अगर आपके पास डोनेशन आया है तो उसका एटीजी के अलग तरह की फाइलिंग होगी होती है। ठीक है। एफसीआरए है तो उसके कंप्लायंसेस होते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये कि हालांकि ऑडिट में ये चीज देखी नहीं जाती कि आपने बोर्ड मीटिंग करी है, मिनट बुक्स क्या है कैसा है, लेकिन फिर भी आपने अगर रेजोल्यूशन पास करवाया है तो आपके पास वो चीज क्लियर होनी चाहिए। आपके सिग्नेचर अथॉरिटीज चेंज हुए हैं तो वो वहां पर होना चाहिए। तो आपकी जो बुक है मीटिंग, बोर्ड मीटिंग की जो आपने फाइल या बुक बनाई है या कोई लोग रजिस्टर बनाते हैं, तो उसकी भी आप प्रॉपर जानकारी कर लें ताकि कोई चीज क्रॉस चेक हो ना तो उस टाइम सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपको फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आईटी पोर्टल पर सीए के माध्यम से फाइल करवाएं। आईटीआर जरूर करवाएं। लोगों को लगता है हमने ऑडिट करवा लिया ठीक हो गया। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। हम सिंपल ऑडिट करवा लेते हैं और ऑडिट करवा के अपने पास जो है वो ऑडिट रिपोर्ट रख लेते हैं। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट सबमिट करने जाते हैं ना तब वो बोलते हैं कि आप अपने 3 साल का आईटीआर लेके आओ, इनकम टैक्स रिटर्न लेके आओ, जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड होता है। उस टाइम हम क्या करते हैं कि हमारा आईटीआर तो होता नहीं है 3 साल का, तो हम 1 साल का पेनल्टी के साथ भर सकते हैं, करंट ईयर का भर सकते हैं। फिर भी 1 साल का हमारा रह जाता है जिसके चक्कर में कई लोग अपनी ग्रांट्स खो देते हैं या उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीजों को जो है समय अनुसार सारी चीजें कंप्लीट करें और ऑडिट जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से करवाएं। ठीक है। ध्यान रखें एनजीओ का हमेशा करंट अकाउंट होता है तो करंट अकाउंट ही होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखें जो है वो पर्सनल और एनजीओ के खर्चों को मिक्स मत करें। आपने ये सोचा कि नहीं नहीं अभी तो ठीक है ये वाला खर्चा कर लेता हूँ, कल को मैं एनजीओ से मेरे उसमें ले लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपने एनजीओ के लिए कुछ एसेट्स खरीदे हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, कुछ भी है तो उसका अलग रजिस्टर रखें। देखिए, एसेट जो होते हैं लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, दूसरी चीजें हैं, ऑफिस का दूसरा सामान है, अदर बहुत सारी चीजें होती हैं, फर्नीचर होता है। तो ये सारी जब एंट्री करते हैं तो हम जैसे लैपटॉप से तो हमने हमारे जो स्टाफ मेंबर को जो है वो हम जो है
उसको अलॉट भी करते हैं। तो हमारे पास अलॉटमेंट डेट होनी चाहिए, वापस आने की डेट भी होनी चाहिए, ताकि इससे प्रॉब्लम ना हो। इसके विषय में मैं एक विस्तृत वीडियो आपको बाद में बना के दूंगी, ताकि आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इन सब चीजों का आपके पास लेखा जोखा बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से रन हो सके। और अब समय है बोनस टिप्स का। बोनस टिप्स ये है आज की कि एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आपके एनजीओ के खाते से आपके पर्सनल अकाउंट में कभी पैसा नहीं आना चाहिए। विशेष ध्यान रखिए, आपके एनजीओ के खाते से अगर आपके पर्सनल अकाउंट में पैसा आया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि तो हम खर्चा कैसे चलाएंगे। आप सैलरी मत लें, आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, आप आने जाने का खर्चा निकाल सकते हैं, आप डे अलाउंस ले सकते हैं। लेकिन आप जो है वो सैलरी नहीं ले सकते हैं। तो आप जब अपने आप एक तरफ से आपका पैन कार्ड जो है वो एज एनजीओ मेंबर है, दूसरा पैन कार्ड है आप एनजीओ, आपका पर्सनल है जो आपके एनजीओ में ऑलरेडी लगा हुआ है। ये जब चीजें मिक्स हो जाती हैं तो आपका एनजीओ ब्लॉक होने की भी सिचुएशन बन जाती है, ब्लैक लिस्टेड हो सकता है। और आपका जो है वो एनजीओ का अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, या हो सकता है कि कोई इसमें आपको फिर कभी भविष्य में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ना मिले, और साथ ही साथ आपको दूसरे डोनेशंस भी ना मिले। ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप एनजीओ मेंबर हैं तो आपको ऑडिट में इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि आप आपकी एनजीओ बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकें, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और आप एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करके एक अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही था। इससे जुड़े आपके कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड कोई और समस्या है, एनजीओ से रिलेटेड आपके सवाल हैं, मीटिंग के मिनट्स को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके कोई और भी सवाल है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।